आर्कटिक में एक ग्रुप ऑफ वर्कर्स एक जमी हुई गुफा के अंदर गहराई तक खुदाई कर रहा होता है। अचानक उन्हें बर्फ के अंदर कुछ फंसा हुआ मिलता है, इसीलिए वे उसे निकालने के लिए एक बड़ा हिस्सा काटते हैं और फिर एक हेलीकॉप्टर उसे लैब में ले जाता है। साइंटिस्ट तुरंत खुदाई करने वाली कंपनी को एक फैक्स भेजते हैं जिसमें बताया जाता है कि यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी है और ड्रिलिंग रोकने का रिक्वेस्ट किया जाता है। वे यह भी मांग करते हैं कि एक स्पेशलिस्ट को भेजा जाए ताकि वह इस आइस के हिस्से के अंदर जो भी है उसकी स्टडी कर सके। कुछ समय बाद एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टैनली लैब में पहुंचता है। वह एक डॉक्टर है जिसे आर्कटिक का अच्छा नॉलेज है क्योंकि वह लंबे समय से एस्किमोज के इतिहास और संस्कृति की स्टडी कर रहा है। स्टैनली की मुलाकात डॉक्टर डायने और अन्य साइंटिस्ट से होती है जो मानते हैं कि उन्होंने किसी प्री हिस्टोरिक एनिमल को खोजा है। 1998 में रूसियों ने एक मैमथ खोजा था जिसकी कुछ कोशिकाएं अब भी जीवित थीं, इसलिए इस डिस्कवरी से भी उन्हें हाई होप्स हैं। फिर ग्रुप लेजर का इस्तेमाल करके आइस ब्लॉक को बहुत सावधानी से लेयर बाय लेयर काटता है ताकि अंदर मौजूद क्रीचर को कोई नुकसान न पहुंचे। लेकिन उनकी सरप्राइजिंग डिस्कवरी ये होती है कि अंदर कोई एनिमल नहीं बल्कि एक निएंडरथल है। स्टैनली उसकी अपीयरेंस को एनालाइज करता है और कंक्लूड करता है कि यह एक हंटर था जो करीब 20,000 से 40,000 साल पहले जिंदा था। वह इसे और करीब से देखना चाहता है, लेकिन डायने उसे बताती है कि उनकी टीम इस केवमैन को टुकड़ों में काटकर दुनिया के बेस्ट रिसर्च सेंटर्स में भेजना है। बाद में साइंटिस्ट इस केवमैन को डिफ्रॉस्ट करते हैं और उसके कपड़े और टूल्स निकालकर उसके टिश्यू सैंपल लेना शुरू करते हैं। वे उसे एक बाईपास भी देते हैं और इलेक्ट्रोड्स के जरिए उसके ब्रेन को मॉनिटर करते हैं। टेस्ट से पता चलता है कि निएंडरथल की सेल्स और ऑर्गन्स पूरी तरह परफेक्ट कंडीशन में हैं और डायने थियोराइज करती है कि एंशिएंट ह्यूमन के पास क्रायोप्रोटेक्टेंट्स थे जो क्रिस्टलाइजेशन को प्रिवेंट करते थे। जब टेस्टिंग जारी रहती है तो साइंटिस्ट हैरान रह जाते हैं जब उन्हें अचानक निएंडरथल के ब्रेन में हल्की एक्टिविटी डिटेक्ट होती है। वे उसे रिवाइव करने का डिसीजन लेते हैं, इसलिए वे उसे इंट्यूबेट करते हैं और डिफाइब्रिलेटर से शॉक देते हैं जब तक कि उसका स्ट्रॉन्ग हार्टबीट न मिल जाए। एक बार जब केवमैन स्टेबल हो जाता है तो वे इंट्यूबेशन हटाते हैं और निएंडरथल धीरे धीरे होश में आने लगता है। वह अपने सराउंडिंग साउंड्स और मास्क पहने चेहरों को देखकर बहुत कंफ्यूज हो जाता है और तुरंत पैनिक करने लगता है। स्टैनली अपना मास्क उतारता है और जैसे ही केवमैन एक ह्यूमन फेस देखता है वह शांत हो जाता है, जिससे बाकी लोग उसे एक इंजेक्शन देकर सुला देते हैं। बाद में ग्रुप डिस्कस करता है कि इस केवमैन का फ्यूचर क्या होगा और वे पहले से ही एक नोबेल जीतने की उम्मीद करने लगते हैं। आर्कटिक टीम एक क्रायोप्रोटेक्टेंट डेवलप करने की कोशिश कर रही है जिससे कैंसर पेशेंट्स को फ्रीज किया जा सके और तब डिफ्रॉस्ट किया जाए जब इस बीमारी का कोई क्योर मिल जाए। लेकिन अब जब उनके पास यह निएंडरथल है तो उन्हें लगता है कि वे इंसानों को फ्रीज करके अमरता हासिल करने का तरीका खोज सकते हैं। स्टैनली इस आइडिया से डिसएग्री करता है और पॉइंट आउट करता है कि इंसानों को फॉरएवर नहीं जीना चाहिए और दुनिया पहले से ही ओवर पॉपुलेटेड है। लेकिन उसकी कंसर्न्स को इग्नोर कर दिया जाता है और वैज्ञानिक यह डिसाइड करते हैं कि फिलहाल वे प्रेस को कुछ नहीं बताएंगे क्योंकि वे नहीं चाहते कि निएंडरथल एक सेलिब्रिटी बन जाए। और फिर स्टैनली कहता है कि केवमैन को पहले एक नेचुरल एनवायरनमेंट में स्टडी करना चाहिए जिससे उन्हें प्रीहिस्टोरिक टाइम्स के बारे में और ज्यादा सीखने को मिलेगा। काफी मिन्नतों के बाद वह टीम को मनाने में सफल हो जाता है कि उसे अपनी खुद की रिसर्च के लिए 2 हफ्ते दिए जाएं। जल्द ही एक स्पेशल विवेरियम तैयार किया जाता है और वे निएंडरथल को उसके अंदर रख देते हैं। जब वह जागता है तो उसे एनवायरनमेंट जाना पहचाना लगता है और वह अपनी नॉर्मल रूटीन फॉलो करने लगता है। वह प्यास बुझाने के लिए बेरीज से जूस निकालकर पीता है और एक चिड़िया को उसके घोंसले से भगाकर अंडे चुरा लेता है। शाम को वह पत्थरों की मदद से आग जलाता है और अपना खाना पकाता है। सुबह वह झरने के नीचे जाकर अपना शरीर धोता है और फिर खुद एक भाला बनाकर शिकार करने निकलता है। वह कई तरह की आवाजें निकालता है जिससे एक जंगली सुअर का ध्यान उसकी ओर जाता है। सुअर उस पर हमला करने की कोशिश करता है लेकिन केवमैन ऐन वक्त पर बच जाता है और सुअर चट्टानों के बीच फंस जाता है जिससे उसे मारना आसान हो जाता है। बाद में जब वह मछली पकड़ रहा होता है तो गलती से उसे एक होसी मिलती है और वह उसका सिरा तोड़ देता है। धातु को देखकर कंफ्यूज हो जाता है। वह उसे सूंघता और चाटता है, फिर जमीन से खींचता हुआ उसके दूसरे सिरे तक पहुंच जाता है जो एक मेटल डोर से जुड़ा होता है। वह उसे हिलाने लगता है। जैसे ही यह होता है वैज्ञानिक तेजी से दूसरी डोर बंद कर देते हैं ताकि वह अंदर ना आ सके। लैब में मौजूद क्रीचर्स गरजने लगते हैं और वैज्ञानिक तरह तरह की आवाजें निकालते हैं ताकि केवमैन डर कर वहां से चला जाए। लेकिन गुस्से में निएंडरथल झरने पर चढ़ जाता है और वहां मौजूद मशीन को तोड़ने की कोशिश करने लगता है जिससे झरने को पावर मिल रही होती। इसलिए एक वैज्ञानिक विवेरियम में घुसकर उसे ट्रैंक्विलाइजर डार्ट मार देता है। फिर वे उसे एक स्ट्रेचर पर रखकर ऑपरेशन रूम में ले जाते हैं जहां वे उसके शरीर से कई सैंपल लेने वाले होते हैं जैसा कि उन्होंने पहले से प्लान किया था। स्टैनली गुस्से में आ जाता है और उन्हें याद दिलाता है कि अभी उसके 2 हफ्ते पूरे नहीं हुए हैं। लेकिन डायने उससे कहती है कि चीजों को वैसे ही एक्सेप्ट करना सीखो जैसे वे हो रही हैं। शाम को स्टैनली डायने को एक वीडियो दिखाता है जिसमें अलग अलग ट्राइब्स को आग पर नाचते हुए दिखाया जाता है। डायने कहती है कि यह सिर्फ एक नर्व ब्लॉक का असर है, लेकिन स्टैनली पॉइंट आउट करता है कि यह सिर्फ दर्द न महसूस होने को एक्सप्लेन करता है
त्वचा पर छाले न पड़ने को नहीं। फिर वह वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके एक ऐसा सीन दिखाता है जिसमें एक इंडिजिनस मैन अपने दोस्त के चेहरे पर सुइयां चुभो रहा होता है, लेकिन कोई खून नहीं निकलता। स्टैनली का मानना है कि वे कोई ऐसा केमिकल प्रोड्यूस कर रहे हैं जो उनके टिश्यू को प्रोटेक्ट करता है। वह थ्योराइज करता है कि केवमैन भी अपने शरीर में ऐसा कोई केमिकल प्रोड्यूस करता होगा, और इसी तर्क से वह डायने को उसे और ज्यादा स्टडी करने के लिए मना लेता है। एक बार जब निएंडरथल को फिर से विवेरियम में रखा जाता है तो स्टैनली भी वहां चला जाता है बिना किसी वेपन या ऑब्जेक्ट के, ताकि केवमैन डरे नहीं। लेकिन केवमैन अलर्ट हो जाता है और इधर उधर भागने, गुर्राने और चिल्लाने लगता है। अपने लिए सेफ जगह ढूंढता है। नेस्टेनली डर तो रहा होता है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे आगे बढ़ता है जब तक कि वे आमने सामने नहीं आ जाते। केवमैन अचानक स्टैनली पर झपट पड़ता है और उसे एक पत्थर से मारने ही वाला होता है। तभी ऊपर से एक वैज्ञानिक जोर से चिल्लाता है। स्टैनली कोई डिफेंस नहीं करता, जिससे केवमैन धीरे धीरे पत्थर नीचे रख देता है। फिर वह ध्यान से स्टैनली को देखने लगता है, यह देखकर कि स्टैनली का शरीर उससे कितना अलग है। केवमैन स्टैनली के मुंह में अपनी उंगलियां डालता है, उसके कपड़े खींचता है और यहां तक कि उसकी कमर पर जोर से पकड़ बनाकर यह देखने की कोशिश करता है कि कहीं कुछ गायब तो नहीं है। स्टैनली दर्द से चीख उठता है, जिससे निएंडरथल पीछे हट जाता है। इसके बाद वह अपना नाम अर्रू बताता है, लेकिन स्टैनली इसे बदलकर चार्ली कहने लगता है। बदले में स्टैनली उसे अपना नाम बोलना सिखाता है और यहाँ तक कि चार्ली को हंसाने में भी कामयाब हो जाता है। स्टैनली उसके सीने पर कुछ निशान देखता है और उनके बारे में पूछता है। चार्ली उन्हें बेटा कहता है और ऊपर की ओर इशारा करता है। निशानों की आकृति और चार्ली के इशारों से स्टैनली अंदाजा लगाता है कि इसका मतलब पक्षी हो सकता है। इसके बाद चार्ली स्टैनली की क्रॉस नेकलेस चुरा लेता है और उसे काटने के बाद कुछ शब्द दोहराने और हाथों से इशारे करने लगता है, लेकिन स्टैनली समझ नहीं पाता कि वह क्या कहना चाहता है। अगले दिन भाषाविद मैबल लैब में आती है और स्टैनली उसे चार्ली के साथ अपनी बातचीत की रिकॉर्डिंग दिखाता है। मैबल कहती है कि उसे इसे पूरी तरह समझने के लिए और डेटा चाहिए। इसके बाद स्टैनली चार्ली के साथ ज्यादा समय बिताने लगता है और उसकी भाषा के कुछ आसान शब्द सीखता है, जैसे पत्थर, मेंढक और हड्डी। चार्ली भी अपना खाना स्टैनली के साथ शेयर करता है। बदले में स्टैनली उसे इंग्लिश के कुछ बेसिक वर्ड सिखाता है। मैबल सब कुछ कैमरों से देख रही होती है और चार्ली के बड़े शब्दकोश वोकैबुलरी से काफी प्रभावित होती है। एक रात जब वे आग के पास बैठे होते हैं, स्टैनली एक गाना गाने लगता है। चार्ली को यह पसंद आता है और वह उसे जारी रखने के लिए कहता है। फिर अपने खाने की हड्डियों से खेलते हुए चार्ली कुछ आवाजें निकालता है और खुशी खुशी गाने में शामिल हो जाता है। कुछ समय बाद वैज्ञानिक चार्ली को फिर से बेहोश कर देते हैं ताकि ज्यादा सैंपल ले सकें और एक नया एक्सपेरिमेंट शुरू कर सकें। उसे एक स्पेशल चैम्बर में बहुत कम तापमान पर रखा जाता है ताकि साइंटिस्ट उसके शरीर में मौजूद क्रायो प्रोटेक्टेंट्स को सक्रिय कर सकें और उन्हें निकालना आसान हो सके। स्टैनली इसका विरोध करता रहता है और कहता है कि वे चार्ली को मार रहे हैं और उसे किसी लैब राइट की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे चार्ली की हार्ट बीट धीमी होने लगती है, जिससे वैज्ञानिकों को मजबूरन उसे बाहर निकालना पड़ता है। बाद में विवेरियम में चार्ली स्टैनली पर गुस्से से चिल्लाने लगता है, क्योंकि वह इन एक्सपेरिमेंट्स और अपने शरीर पर बने नए घावों से खुश नहीं है। अचानक वह कूदकर स्टैनली पर हमला करने का नाटक करता है, जमीन पर अपने भाले से वार करता है और फिर अपने ही सीने में भाला लगाकर इशारा करता है। वह स्टैनली से खुद को खत्म करने में मदद मांग रहा होता है, लेकिन स्टैनली ऐसा करने से इनकार कर देता है। बाद में प्राइवेट में स्टैनली डायने से मदद मांगता है। वह कहता है कि लगातार किए जा रहे एक्सपेरिमेंट्स की वजह से चार्ली उनसे दूर होता जा रहा है और वे उसके साथ अपना कनेक्शन खो रहे हैं। स्टैनली चाहता है कि डायने उसके साथ विवेरियम में जाए, क्योंकि शायद किसी महिला की मौजूदगी चार्ली को शांत करने में मदद कर सके। जब वे विवेरियम में जाते हैं तो चार्ली के हाथ जख्मी होते हैं और वह चट्टान के पाउडर से अपने सीने के निशानों वाले पक्षी का चित्र जमीन पर बना रहा होता है। डायने बहुत नर्वस होती है और डर जाती है जब चार्ली तुरंत उसके पास आकर उसे ध्यान से देखने लगता है। कुछ देर सूंघने के बाद चार्ली अपने खाने में से डायने को भी कुछ देता है और डायने उसे खा लेती है ताकि वह उसका अपमान न समझे। चार्ली पहले तो डायने को हल्के से छूता है दोस्ताना अंदाज में, लेकिन जल्द ही वह उसकी कमर की ओर भी देखने की कोशिश करता है। स्टैनली तुरंत उसे रोक देता है और दोनों के बीच तीखी बहस होने लगती है। मजबूरी में स्टैनली को निएंडरथल भाषा का शब्द मेरा इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि चार्ली पीछे हट जाए। इसके बाद चार्ली अपनी गुफा से कुछ वस्तुएं लाता है और उन्हें डायने के बदले में देने की कोशिश करता है। स्टैनली उसे मना कर देता है। डायने को देखते हुए चार्ली उदास हो जाता है और बार बार एक ही शब्द दोहराने लगता है। जब मैबल इस शब्द का विश्लेषण करती है तो उसे लगता है कि यह चार्ली का औरत के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है, लेकिन इसमें कुछ और भी है जो वह पूरी तरह समझ नहीं पाती। स्टैनली और डायने चार्ली से इन शब्दों का मतलब पूछते हैं तो चार्ली जमीन पर कुछ आकृतियां बनाता है, जिससे पता चलता है कि उसके पास कभी पत्नी और बच्चे थे। वह दौड़ दौड़कर वही शब्द दोहराने लगता है और तभी डायने को एहसास होता है कि वह अपने परिवार के बारे में पूछ रहा है। इसी बीच एक हेलीकॉप्टर लैब के ऊपर उड़ने लगता है। क्योंकि विवेरियम की छत कांच की बनी होती है, चार्ली उसे देख लेता है और घबरा जाता है। वह चट्टानों पर चढ़ने लगता है और बार बार बेटा चिल्लाने लगता है, जो उसका पक्षी के लिए शब्द था। वैज्ञानिक तुरंत हेलीकॉप्टर को वहां से हटाने का निर्देश देते हैं, लेकिन चार्ली शांत नहीं होता। वह विवेरियम के सबसे ऊंचे हिस्से तक चढ़ जाता है और लगातार बेटा चिल्लाने लगता है। कुछ समय बाद स्टैनली एस्किमो जनजाति के पास जाता है
और चार्ली के कहे शब्दों को उनके साथ साझा करता है। जनजाति के लोग तुरंत इन्हें पहचान लेते हैं। स्टैनली जल्दबाजी में लैब लौटता है और डायने से अपनी खोज साझा करता है। बेता वास्तव में सेडना को संदर्भित करता है। यह एक प्राचीन किंवदंती का हिस्सा है जिसमें एक विशाल पक्षी को भगवान का संदेशवाहक माना जाता है जो लोगों को उनके कर्मों के आधार पर स्वर्ग या नर्क ले जाता है। स्टैनली यह सिद्धांत देता है कि चार्ली की जनजाति शायद तब नष्ट हो गई जब पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव उलट गए और पूरे क्षेत्र के जानवर मर गए। चार्ली को लगा होगा कि यह भगवान की सजा है और वह एक ड्रीम वॉक आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़ा, यानी पक्षी को ढूंढने और जानवरों की वापसी के लिए खुद को बलिदान करने के लिए। अब चार्ली को लगता है कि हेलीकॉप्टर वही पक्षी है, इसलिए उसे शांत करना असंभव होगा। 34 घंटे बाद चार्ली अपने सभी पुराने कपड़े, औजार और पिछले कुछ दिनों में स्टैनली द्वारा दिए गए विभिन्न गहनों को पहन लेता है। वह कुचली हुई बेरीन से अपने शरीर पर चित्रकारी भी करता है। चार्ली कभी भी अपने मंत्रों का जाप बंद नहीं करता। यह स्पष्ट है कि वह बेसब्री से अपने भगवान की वापसी का इंतजार कर रहा है। जब भी स्टैनली विवेरियम में प्रवेश करता है, चार्ली छिप जाता है और उससे बात करने से इनकार करता है। एक दोपहर चार्ली सीढ़ियों की ओर जाता है और स्टैनली को कई बार ऐसा करते देखने के बाद अब उसे पता होता है कि उसे बटन दबाना है। वह चुपचाप लैब में प्रवेश करता है और सावधानी पूर्वक इधर उधर छिपता है ताकि वैज्ञानिक उसे न देख सके। जब वह एक खाली कॉरिडोर में पहुंचता है तो उसे एक शीशा दिखाई देता है। वह अपनी ही परछाई देखकर गुस्से में गुर्राने लगता है, यह सोचकर कि यह कोई दूसरा आदमी है जो उसे चुनौती दे रहा है। आक्रोश में चार्ली अपने भाले से शीशे को तोड़ देता है। तभी स्पीकर से आती आवाज सुनकर वह डरकर कॉरिडोर में भागने लगता है। वह दौड़ता हुआ एक कमरे में पहुंचता है जहां सभी लैब के जानवर रखे गए हैं। वह एक पिंजरे में रखे पक्षी को गौर से देखता है, लेकिन तभी एक भालू जोर से गरजता है जिससे चार्ली और आगे बढ़ जाता है। जैसे ही वह अगले कॉरिडोर की ओर मुड़ता है, वह कांच के दरवाजों से टकरा जाता है। चार्ली जल्दी से दोबारा कोशिश करता है और दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं, जिससे उसे दूसरे कमरे में जाने का रास्ता मिल जाता है। उसी समय उसे एक वाहन की आवाज सुनाई देती है, जिससे वह डर जाता है और जल्दी से एक कॉपी मशीन के पीछे छिप जाता है। लेकिन गलती से वह मशीन चालू कर देता है और आवाज सुनकर और भी डर जाता है, इसलिए वह फिर से भागने लगता है। एलिवेटर के अचानक खुलने से घबराकर वह एक लैब में घुस जाता है और गलती से तेजाब से भरी एक शीशी गिरा देता है, जिससे उसका हाथ हल्का जल जाता है। उसी समय वैज्ञानिक प्रयोगशाला की बत्तियां बंद कर देते हैं, जिससे चार्ली पूरी तरह से घबरा जाता है। वह जल्दी से फर्नीचर पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार फिसलकर उपकरणों को तोड़ देता है। शोर सुनकर एक वैज्ञानिक कमरे में आता है और रोशनी वापस चालू कर देता है। चार्ली अचानक डर जाता है और तुरंत हमला कर देता है। अपने भाले से वैज्ञानिक को मार डालता है। इसके बाद चार्ली फिर से दौड़ने लगता है, लेकिन तभी अचानक अलार्म बज उठता है। घबराए हुए चार्ली को एक दरवाजा खुला मिलता है और जैसे जैसे वह अंदर जाता है, सुरंग और ठंडी होती जाती है। आखिरकार उसे फायर एग्जिट मिल जाता है, जिससे वह जल्दी से बाहर निकल जाता है। बाहर आते ही चार्ली हेलीकॉप्टर को देखता है और उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन पायलट हेलीकॉप्टर के एस्की से उसे जोर से टक्कर मारकर बेहोश कर देता है। वैज्ञानिक जल्दी से वहां पहुंचते हैं और चार्ली को वापस अंदर ले आते हैं। कुछ देर बाद एक्सरे की रिपोर्ट आती है, जिससे पता चलता है कि चार्ली की कोई हड्डी नहीं टूटी और न ही उसके सिर में कोई गंभीर चोट है। हालांकि वैज्ञानिक स्टैनली पर बेहद नाराज होते हैं और अपने साथी की मौत के लिए उसके शोध को जिम्मेदार ठहराते हैं। वे घोषणा करते हैं कि अब सभी प्रयोग खत्म हो चुके हैं और चार्ली को जल्द ही एक अलग फैसिलिटी में भेज दिया जाएगा। स्टैनली समझाने की कोशिश करता है कि अगर चार्ली को पिंजरे में रखा गया तो वह मर जाएगा, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। हिम्मत न हारते हुए स्टैनली गुप्त रूप से गेट पर तैनात गार्ड के साथ एक सौदा करता है। जल्द ही स्टैनली कुछ पर लेकर विवेरियम में दाखिल होता है। चार्ली को सही तरीके से ठंड से बचाने के बाद स्टैनली उसे बाहर टहलाने के लिए ले जाता है। जब साइंटिस्ट को पता चलता है कि वे दोनों गायब हैं, तो वे उनके पैरों के निशानों का पीछा करते हुए बर्फीले इलाके में उनकी तलाश करने लगते हैं। स्टैनली और चार्ली सफर जारी रखते हैं, लेकिन तभी अचानक बर्फ की परतें गिरने लगती हैं और जमीन में एक गहरी खाई बन जाती है, जिससे स्टैनली और चार्ली अलग हो जाते हैं। आखिरकार हेलीकॉप्टर उन्हें ढूंढ लेता है। चार्ली उत्साह से बेता चिल्लाता है और कूद जाता है। वह हेलीकॉप्टर के स्की को पकड़ने में सफल हो जाता है और उड़ान के दौरान खुशी खुशी मंत्रों का जाप करता रहता है। पायलट्स में से एक उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन चार्ली अचानक स्की को छोड़ देता है और हवा में गिरने लगता है। वह कई मील तक ग्लाइड करता है। उसके चेहरे पर शांति और संतोष का भाव होता है, जैसे उसने अपना अंतिम उद्देश्य पूरा कर लिया हो। और फिर वह अपनी नियति से मिल जाता है और इसी के साथ यह कहानी यहीं खत्म होती है। थैंक यू हमारे वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।